गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल मार्केट। केस स्टडी डिस्कस करेंगे। होप आप लोग केस स्टडी की बुक लाए हो। क्वेश्चन नंबर 7, इनकॉर्पोरेटेड इन 1990, राजू डेयरी लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड मार्केटर्स ऑफ डेयरी बेस्ड ब्रांडेड फूड्स इन इंडिया। मतलब हमारे ये अमूल हो गया, 1990 से इस्टेब्लिश्ड है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। In the initial years, its operation were restricted only to collection and distribution of milk. सिर्फ कलेक्ट करते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे. But over the years, it has gained a reasonable market share by offering a diverse range of dairy-based products, including fresh milk, flavored yogurt, ice creams, buttermilk, ghee, cheese, milk powders, etc. In order to raise capital to finance its expansion plan, Raju Dairy Limited has decided to approach capital market through a mix of offer for sale of 4 crore shares, rupees 4 crore shares, and a public issue of 2 crore shares. 1990 से established है, लीडिंग मार्केट शेयर है उनके पास। पहले सिर्फ कलेक्ट करते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब उनके डाइवर्स प्रोडक्ट्स हैं। अब वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। एक्सपेंड करना चाहते हैं तो जो शेयर्स इशू करना चाहते हैं वो दो तरीके से करना चाहते हैं। एक है ऑफ़र फॉर सेल, एक है पब्लिक इशू। ऑफ़र फॉर सेल में हम ब्रोकर के थ्रू ब्रोकर को सेल कर देते हैं, वो धीरे धीरे मार्केट में सेल करता रहता है। पब्लिक इशू में हम प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं, पब्लिक इशू में हम शेयर बाज़ार के थ्रू नहीं पब्लिक, इन्होंने इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं बोला ना। देखो, पब्लिक इशू में इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस होता है, जिसमें हम पब्लिक को प्रोस्पेक्टस बांट देते हैं, वो एप्लीकेशन भर के हमें दे देते हैं। और EIPO इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफ़र होता है, वो शेयर बाज़ार के थ्रू होता है। शेयर बाज़ार में जैसे आपकी फ्लिपकार्ट की सेल आती है, उसी तरीके से एक टाइम से स्टार्ट होता है। हम एप्लीकेशंस भरते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कंपनी के पास पैसा आता है और फिर कंपनी उसका अलॉटमेंट कर देती है। पब्लिक इशू में प्रोस्पेक्टस के थ्रू पहले पब्लिक पैम्पलेट की तरह प्रोस्पेक्टस बांटती है, जिसको प्रोजेक्ट समझ में आता है, एप्लीकेशन भरता है, एप्लीकेशन के पीछे अपना चेक लगाता है, कंपनी को पोस्ट कर देता है, कंपनी के पास पैसा आता है और फिर से कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट करती है। वैसे ये जो दो आइटम इन्होंने बोले हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। दो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, एक तो मनी मार्केट्स, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, और एक मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। मीन्स वो ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल। और यहाँ पे 4-5 चीज़ें थी। पहला था पब्लिक इशू, मतलब ऑफ़र थ्रू प्रोस्पेक्टस, फिर है ऑफ़र फॉर सेल, फिर था राइट इशू, फिर था प्राइवेट प्लेसमेंट और लास्ट था EIPO। ये पांचों चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने दोनों बार आपको समझाते समय अंदर का कंटेंट हमने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि केस स्टडी पढ़ने में काम आएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबाउ केस, नेम एंड एक्सप्लेन द सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट बीइंग अप्रोच बाय द कंपनी। सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कौन सा सेगमेंट था सर? कैपिटल मार्केट किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म में कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में दो, प्राइमरी मार्केट और सेकंड मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में कौन सा था, प्राइमरी के सेकेंडरी? प्राइमरी। पहली बार को शेयर्स इशू करना है ना, तो कौन सा था ये? प्राइमरी। नेम प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को आपको एक्सप्लेन करना है, सर इट इज़ अ न्यू इशू मार्केट, पहली बार शेयर इशू करना है तो इस मार्केट में जाएंगे। प्राइमरी मार्केट इज द सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट बीइंग अप्रोच्ड बाय द कंपनी। इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट एज द सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द कंपनी थ्रू दिस मार्केट। फिर सेकेंड वाला है आपके मतलब का नहीं है, पहला वाला मतलब का है, सेकेंड वाला बोल रहा है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, और अगर आ भी जाता है तो उसने दो नाम अलग से दे दिए आपको। एक तो पूरा ही बोला, ऑफर फॉर सेल और इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, सेबी हैज़ इम्पोज्ड अ पेनल्टी। जब भी पेनल्टी की बात सुन लो ना,
तो याद रख लेना सेबी के 3 फंक्शंस हैं, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट और प्रोडक्टिव। तो जब भी पेनल्टी की बात आए कौन सा फंक्शन है? प्रोडक्टिव फंक्शन, कि हमें प्रोडक्ट करना चाहती है इसलिए पेनल्टी रेज कर रही है। सेबी हैज़ इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 7269.5 करोड़ ऑन पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इट्स डायरेक्टर तरलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, गुरमीत सिंह एंड सुब्रता भट्टाचार्य, who had mobilized funds from general public through illegal collective investment schemes in the name of purchase and development of agricultural land. Illegal collective investment schemes, चिट फंड जिसको अपन बोलते हैं। आप लोगों ने वीसी का नाम सुना है? वीसी क्या होता है? पैसों से रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं, वीडियो कॉल नहीं कह रहा था मैं। वीसी सिस्टम, किटी पार्टीज में जाते हैं क्या आपके घर वाले कोई? हाँ, वहाँ पे वो लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, देखा आप लोगों ने? हाँ, वीसी में अब लकी ड्रॉ भी इंक्लूड होता है। वीसी में क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मुझे एक मोबाइल ख़रीदना है जो 1 लाख रुपए का है। मेरे पास 1 लाख रुपए है नहीं, पर मेरे को मोबाइल ख़रीदना है। अब मैंने देखा कि ऐसे 10 लोग और हैं जिनको मोबाइल ख़रीदना है, तो एक काम करते हैं, अपन सबके पास 10-10 हज़ार रुपये है, अपन सब 10-10 हज़ार रुपये मिलाते हैं, 1 लाख रुपए होंगे। सबको मोबाइल ख़रीदना है, लकी ड्रॉ निकाल लेंगे, जिसका नाम आएगा सबसे पहले मोबाइल वो ख़रीद लेगा। ऐसे 10 महीने तक अपन 10 जनों के पास मोबाइल हो जाएगा। नहीं तो ऐसे, अब इसमें होता क्या है कि पहला वाला तो जीत में रहता है, आखिरी वाला हार में रहता है, पर इसीलिए लकी ड्रॉ निकाला जाता है। हाँ, एंड वाले के लिए भी अच्छी बात यह है कि अगर तुम खुद के ही 10 हज़ार रुपये सेव करते तो शायद वो सेव भी ना हो पाते, कहीं ना कहीं क्या हो जाते, खर्च हो जाते। इसी तरीके से अब इसके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो गए, बहुत सारे। जब भी पैसा मिला के कोई प्रोजेक्ट किया जाता है ना, तो उसको कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कही जाती है। एक वीसी कैसे निकलती है कि आप उसमें मल्टीपल 10-15 लोग नहीं, 100 लोगों की वीसी निकालते हैं कि हम 100 लोग मिलके 10-10 हज़ार रुपये मिलाएंगे। कितने हो गए भाई? 10 लाख रुपए हो गए। अब 10 लाख रुपए क्या करेंगे कि 2 जनों को 5-5 लाख रुपए देंगे लकी ड्रॉ में जिनका नाम आएगा, और जिनका नाम आया ना उसके बाद से उनको पैसे भी नहीं देने ना। हाँ, अब उनसे पैसे लेंगे नहीं, वो बाहर, वो जीत गए, लकी ड्रॉ उनका, ठीक है। ऐसी स्कीम्स में पैसे डूबते ही डूबते हैं 101%। ये स्कीम चलाने वाला पैसा लेके भगेगा ही भगेगा। ये शुरू में तो पैसे देंगे, 2-4 को देंगे, जिनको निकलेंगे वो 10 लोगों को और लाएंगे कि मेरे तो पैसे निकल गए। लेकिन आप खुद सोचो ये कैसे पॉसिबल है? जिस गणित को आप दिमाग से, कैलकुलेटर से ना लगा पाओ ना, उसमें तो लफड़ा है ही है। ये कैसे पॉसिबल है कि मैंने 100 लोगों से पैसे लिए, जितने पैसे हुए सारे मैंने बांट दिए, अब मैं कह रहा हूँ तुम्हें आगे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो जिन बेचारों का आखिरी में नंबर आएगा उनका क्या होगा? उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? ठीक है। अब यहाँ पे जो ये कलेक्टिव स्कीम कह रहा है, ये कौन सी कलेक्टिव स्कीम है कि हम सब पैसा मिलाएंगे, एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे, उससे या तो खेती बाड़ी करेंगे, सब पैसा कमाएंगे, या फिर वो लैंड आगे बेच देंगे, फिर पैसा कमाएंगे। तो यार ये इलीगल स्कीम थी, या तो अलाउड नहीं थी, या इनके पीछे कुछ लफड़ा था। While imposing the penalty, the biggest in its history, SEBI said the company deserved maximum penalty for duping the common man. Its prevention of fraudulent and unfair trade practices regulations provides for severe to severe penalties for dealing with such violations. As per SEBI norms, it can impose penalty of 25 crores or 3 times of the profit made by indulging in fraudulent and unfair trade practice, and in the present case, the regulator has imposed fine equivalent to the 3 times of illicit gain. कहानी दे रखी है फोकट की। मैं गारंटी के साथ कह दूं, इस केस स्टडी में इस कहानी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इन्होंने कहा सर 7,269.5 करोड़, इतने 1000 करोड़, इतनी पेनल्टी होगा, हम तो कड़ी से कड़ी लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने जनरल पब्लिक को लूटा है।
हमारा प्रोविज़न इस चीज़ को प्रिवेंट करता है और हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम 25 करोड़ लगाएं या जो प्रॉफिट हुआ है उसका 3 टाइम्स लगाएं। तो हमने तो 3 टाइम्स पेनल्टी लगाई है। अब क्वेश्चन देखो, स्टेट द ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव है भाई? ऑब्जेक्टिव तो अभी पढ़ा अपन ने सेबी का, 4 में से टू प्रिवेंट एंड राइट ऑफ टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप सेबी। तो चारों ही बताएंगे अपन। तो उन्होंने केस स्टडी से रिलेटेड तो पूछा ही नहीं कि केस स्टडी से कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। केस स्टडी से 2 ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं, एक प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस और जो सेकंड है वो कौन सा है? राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर। और इन्होंने तो चारों ही पूछा है। स्टेट द टाइप ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन 3 थे हमारे पास, प्रोडक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट। इसमें कौन सा था? प्रोडक्टिव। ये बोल रहा है बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द पैराग्राफ। तो कोटिंग द लाइन्स कौन सी आएगी? सेबी हैज इम्पोर्ट पेनल्टी दिस मच ऑन डायरेक्टर्स, यहाँ से यहाँ तक। ये रहा, प्रोडक्टिव फंक्शन इज परफॉर्म बाय सेबी, द सेबी हैज इम्पोज द पेनल्टी। बाकी के 4 पॉइंट जैसा हमने सीखे हैं वैसा पूरे के पूरे डिट्टो। एक लास्ट पढ़ा दूँ, ठीक है, लास्ट पढ़ा देता हूँ। हर्ष वर्क एज ए मैनेजर इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ओपन अ डीमैट अकाउंट विद अ ब्रोकिंग हाउस। यार थोड़ा सा स्पीड में पढ़ रहा हूँ तुम लोगों का टाइम सेव करने के लिए, हिंदी में अनुवाद करके बता दूंगा। With the money he received as his first performance bonus, since he has been very active in the stock trading under the guidance of the stockbroker. However, when he was hospitalized for a few days this year, his wife received several calls from the stockbroker for permission to transact on Harsh's behalf. Though she told him to wait till his husband had recovered, the stockbroker went ahead and executed the transaction. When Harsh got home from hospital, he discovered that unauthorized transaction had led to a loss to him. Harsh complained the broking house, but they claimed that he had authorized the transaction, keeping in view the guidelines issued by the National Stock Exchange. He had read in the national newspaper, Harsh demanded proof and threatened to file complaint. Since the broking house had no evidence that the deals had been authorized, they made good the loss that Harsh had incurred due to the transaction in the context of the above case. कहानी सुन लो पूरी ढंग से। हर्ष नौकरी लगी होगी, उसको ज्वाइनिंग बोनस मिला, परफॉर्मेंस बोनस मिला उसको, तो उसने एक ब्रोकिंग हाउस करके एक ब्रोकर को सेलेक्ट किया। अब हर्ष बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था और इस ब्रोकिंग हाउस के गाइडेंस से खूब शेयर्स में डील करता था, अच्छा कमा भी रहा था। भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। अब क्योंकि वो एक्टिव था, रोज़ के ही परचेज सेल करता था, हॉस्पिटलाइज हो गया तो वो तो फ़ोन उठाएगा नहीं। ब्रोकिंग हाउस ने खूब सारे फ़ोन किए, बीवी ने फ़ोन उठाया। उसने कहा कि यार ये ट्रांजेक्शन्स करने हर्ष को फ़ायदा होगा। उसने मना कर दिया कि रहने दो, अभी हॉस्पिटलाइज है, जब तक वो ठीक नहीं रहता तब तक कोई ट्रांजेक्शन मत करो। हर्ष ठीक हुआ तो उसने देखा कि बहुत सारे अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन्स थे जिसकी वजह से उसको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। अब हर्ष ने बोला कि यार ये तो गलत किया आप लोगों ने। उन्होंने कंप्लेन की, उसने कहा मैं कंप्लेन करूँगा, उन्होंने मानी नहीं। फिर हर्ष ने क्या देखा कि उसने एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार देखा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास। हर्ष ने कहा कि देखो अगर तुम नहीं माने तो मैं ये कंप्लेन तो करूँगा, तुम मुझे सबूत दो कि तुम्हारे पास क्या ऑथराइजेशन प्रूफ है कि मैंने ये ट्रांजेक्शन्स ऑथोराइज करे थे जबकि मेरी बीवी ने तुम्हें मना कर दिया था। वो जानते थे कि वो परेशान होंगे शेयर बाज़ार वाले, तो उन्होंने पहले ही कंप्लेंट करने से पहले ही जो लॉस था उन सब के पैसों की भरपाई किसको दे दी, हर्ष को दे दी। ये कहानी है, ठीक है। कहानी के बाद क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ डीमैट अकाउंट, जिसका कहानी से कोई लेना देना नहीं। डीमैट अकाउंट कौन सा है? सर ऐसा अकाउंट जिसमें हम सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन फॉर्म में रखते हैं। हु इज़ एक्टिंग एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन था? वो ब्रोकिंग हाउस एज अ ब्रोकर जहाँ पे उसने अकाउंट खुलवाया। नेम द डॉक्यूमेंट विच इज़ लीगली इन्फोर्सेबल। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो लीगली इन्फोर्सेबल है एंड हेल्प्स टू सेटल क्लेम बिटवीन द इन्वेस्टर एंड ब्रोकर? तो मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट नोट। जब भी ऑर्डर मैच होता है ना
तो ऑर्डर मैच होते ही वो पहले क्या बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट लीगली इन्फोर्सिबल है, इसमें कौन सी सिक्योरिटीज़, नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ और प्राइस सब कुछ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, बाय टाटा, सी यू।